मैं अमदाद पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई और इस इकाई का नाम है आपका रासायनिक साम्य। और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है रासायनिक साम्य क्या होता है, रासायनिक साम्य के जो हम लोग Kp और Kc में जो संबंध है उसको देखे थे, जो आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए, है ना। अब हम जो है आगे का टॉपिक जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये देखो, हम इससे पहले हम लोग Kp और Kc में संबंध देखे थे, जो कि आपकी 11वीं क्लास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग टॉपिक का अध्ययन करते हैं। साम्य स्थिरांकों के व्यंजक को व्यक्त करने की यहाँ पर परिपाटी दिया गया है, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है कि साम्य स्थिरांकों के जो व्यंजक होता है, इस व्यंजक को किस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ परिपाटी, कुछ बातें क्या किया गया है, दिया गया है। वैसे आप जानते हैं साम्य स्थिरांक में जो भी हमारा क्या होता है, अभिकारक और जो उत्पाद होता है उसको जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घात के रूप में क्या करते हैं, लिख करके उसको व्यक्त करते हैं। और उसमें जो अग्र अभिक्रिया के जो होता है उसको हर में और एक को अंश में व्यक्त करते हैं। वो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी साम्य स्थिरांक होता है, उस साम्य स्थिरांक के जो आपके व्यंजक हैं उसको व्यक्त करने के लिए कुछ हमारी परिपाटियाँ दिया गया है, जो कि निम्नलिखित है। आप चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि साम्य स्थिरांकों के व्यंजक को क्या करने का, व्यक्त करने की है ना, परिपाटी निम्न है। तो इसको हमको क्या करना है, देखना है भाई, निम्न है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसमें पहला परिपाटी दिया है जो हमारा क्या होता है, बिस्मांगी अभिक्रिया होता है। बिस्मांगी आप समझ गए होंगे। बिस्मांगी अभिक्रिया मतलब जिसमें बोल सकते हैं अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्था है वो समान नहीं होता है, या ये बोल सकते हैं कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में स्पष्ट विभेद किया जा सकता है, तो उसको हम बिस्मांगी अभिक्रिया कहते हैं। तो बिस्मांगी जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया में जो भी उपस्थित जो शुद्ध क्या होता है हमारा जो है, या ये बोल सकते हैं बिस्मांगी अभिक्रिया में यदि उसमें जो अभिकारक है या जो उत्पाद है, उस उत्पाद में उसका जो स्थिति है, मान लो दिया गया अभिकारक या उत्पाद जो है ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, तो उस स्थिति में जो ठोस द्रव अवस्था में होने की वजह से जो भी हमारा क्या होता है, अभिकारक की जो सांद्रता होता है उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। या ये बोल सकते हैं इस परिपाटी के नियम के अनुसार बोल सकते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या बिस्मांगी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है या उत्पाद है वो अगर ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, तो उस स्थिति में उस अभिक्रिया के लिए, है ना, साम्य स्थिरांक की गणना के लिए जो हमारा क्या होता है, ठोस अवस्था में उपस्थित और द्रव अवस्था में उपस्थित जो भी हमारे क्या होते हैं, जो आपका यौगिक क्या जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को क्या मान लिया जाता है, यहाँ पर स्थिर मान लिया जाता है। किसके अनुसार, इस परिपाटी के अनुसार। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बिस्मांगी अभिक्रियाओं में, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, बिस्मांगी अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद, यदि अभिकारक और उत्पाद यदि ठोस और द्रव अवस्था में है, तो साम्य स्थिरांक के गणना के लिए इसको, है ना, इकाई मान ली जाती है। साम्य स्थिरांक की गणना के लिए इसको इकाई में मान ली जाती है। तो ये हम पहला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि कोई अभिक्रिया है
वो विषमांगी अभिक्रिया हो, समांगी अभिक्रिया हो। यदि यहाँ पर दिया है कि यदि कोई विषमांगी अभिक्रिया है और उसमें अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, यदि ठोस अवस्था में है और अगर द्रव अवस्था में है, तो उस स्थिति में उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। मतलब उसका जो मान है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, साम स्थिरांक की क्या करते हैं, गणना करते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है भाई। उदाहरण क्या दिया है हमारा, ये दिया है हमारा CaCO3, कैल्शियम हमारा क्या दिया है, कार्बोनेट दिया है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये हमारा जो है टूट करके क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है और साथ में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पर जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, विकारक होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद होता है। तो ये किस रूप में होता है, गैस रूप में। ये किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में। ये भी किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में होता है। तो ये परिपाटी ये बोल रहा है कि यदि अभिकारक या उत्पाद क्या हो, ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, तो इसकी जो मात्रा है उसको इकाई में मान ली जाती है। मतलब उसका मान स्थिर मान ली जाती है, इकाई में मान ली जाती है। तो उस स्थिति में इसको कैसे करना है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल तो इसमें हम द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगा देते हैं। द्रव्य क्रियानुपाती नियम से, जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये हो जाता है आपका K, यहाँ से आपका क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका K हो गया। अब K होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या हो जाएगा आपका K बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Ca, ये हो जाएगा आपका CaO की सांद्रता होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा CO2 की क्या होता है, सांद्रता होता है। डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा CaCO3 की सांद्रता हो जाता है। चूँकि ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा अवस्था में होता है भाई, ठोस अवस्था में होता है, तो इसका मान स्थिर मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो है कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होता है आपका ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसका भी मान क्या कर लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो चाहेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो इसको इकाई में मान लिए। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड भी कैसा अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो इसका मान को भी क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो पूरा हमारा जो क्या होता है, यहाँ पर जो भी साम्य स्थिरांक का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है यदि कोई अभिक्रिया कैसा है हमारा, विषमांगी प्रकृति का है और उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या है, यदि ठोस अवस्था में है, तो कोई भी अभिक्रिया में अगर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो उस स्थिति में उसका मान को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गैस अवस्था होता है उसको स्थिर नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट में जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसका मान इकाई मान लेते हैं। तो जो भी साम्य स्थिरांक जो होता है उसका गणना किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस तरीक़े से पहले उदाहरण से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। यदि हम दूसरे उदाहरण के पास चलें, किसके पास चलें, दूसरे उदाहरण के पास चलें, तो दूसरा उदाहरण में आपको क्या दिया है हमारा, जैसे दिया है H2O, क्या दिया है H2O, ये हमारा लिक्विड है और ये जब क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटता क्या है, जब इसको हम गर्म कर देते हैं तो ये गैस में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। पहले पानी जो है गर्म वो था, लिक्विड अवस्था में था, इसको हम लोग गर्म किए तो क्या बन जाता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पर, द्रव्य क्रियानुपाती अगर हम क्या कर देते हैं, नियम लगा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये हो जाता है K, ये हमारा क्या हो जाता है K, और ऊपर में चला गया आपका H2O और ये हमारा नीचे क्या हो जाता है, हमारा H2O। चूँकि हमारा ऊपर वाला कौन सा अवस्था में है, हमारा ये हमारा जो है गैस अवस्था में है, नीचे वाला किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो क्या होता है, जो लिक्विड अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में होता है, उनको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, इकाई में मान लेते हैं। उसका मान स्थिर मानते हैं, इकाई में मानते हैं, मतलब इसका मान कितना हो जाता है हमारा, एक हो जाता है। तो इस स्थिति में H2O लिक्विड अवस्था में होने की वजह से इसको इस नियम को अनुसार इकाई में मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा साम्य स्थिरांक होता है, इसका जो मान होता है किस पर डिपेंड करता है हमारा, ये हमारे जो है H2O गैस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, K बराबर, ये हो जाता है हमारा K बराबर
H2O को क्या करता है हमारा प्रदर्शित करता है, और वो भी किसको, गैस को। तो यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक K का मान क्या कर रहा है हमारा, केवल गैस पर निर्भर कर रहा है। ठोस पर और द्रव वाला जो होता है उसको नियम के अनुसार हम लोग इकाई में मान लेते हैं। तो जो भी साम्य स्थिरांक की जो गणना होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, गैसों के आधार पर किया जाता है। तो इसके लिए साम्य स्थिरांक की जो गणना है वो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये बाकी अभिक्रियाओं में भी लागू होता है भाई ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में हो या ठोस हो या लिक्विड हो तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। स्थिर मानना मतलब एक मान लेना, स्थिर मानना मतलब होता है इकाई मानना, बात दोनों का एक ही होता है। तो इस तरीक़ा से हम पहले जो हमारा रूल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो साम्य स्थिरांक के जो पहला जो नियम है उस नियम को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गया। इसी में अगर हम क्या करते हैं, हम लोग जो है आगे अगर चलें तो यहाँ पर हम लोग जो है करेंगे अभी, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर जो है दूसरा जो रूल्स है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये बोल सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में जो है शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव अधिक मात्रा में है तो उस स्थिति में भी उसका जो मान होता है उसको क्या मान लिया जाता है, आपका स्थिर मान लिया जाता है, स्थिर मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, आपका शुद्ध द्रव और या विलायक बोल सकते हैं ना, शुद्ध द्रव या हम क्या बोल सकते हैं, विलायक यदि अधिक मात्रा में उपस्थित है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपका शुद्ध द्रव या विलायक यदि अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो उसकी मात्रा को स्थिर मान ली जाती है। उसकी मात्रा को क्या मान ली जाती है, हमारी स्थिर मान ली जाती है। उसकी मात्रा को क्या मान ली जाती है भाई, स्थिर मान ली जाती है, स्थिर मान ली जाती है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में शुद्ध द्रव या पानी की बात करें या विलायक की बात करें ज़्यादा मात्रा में हो तो उस स्थिति में उसका जो मान होता है उसको क्या मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। और उसमें फिर जो अभिक्रिया की जो दर होता है वो उस पर क्या करता है, जो है निर्भर नहीं करता है। तो चलिए हम उसको उदाहरण से क्या करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं भाई। ये हमने क्या कर लिया, उदाहरण ले लिया। अब इस उदाहरण में हम लोग कुछ क्या करते हैं, उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिया गया है आपका, जैसे यहाँ पर क्या दिया है हमारा CH3 COOH, ये हमारा दिया गया है। ये हमारा एसिटिक अम्ल दिया गया है। क्या दिया है हमारा, एसिटिक अम्ल हमारे को क्या किया गया है, दिया गया है। अब इसको हम लोग जो है पानी के साथ क्रिया कराते हैं। अब पानी के साथ जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, यहाँ से आपका क्या क्या बनता है हमारा भाई, यहाँ से अगर हम पानी के साथ इसको अगर क्रिया करा दें तो यहाँ से तो फिर आपका COOH ये नहीं बन रहा है, अल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, अल्कोहल। या आपके बुक में दिया है उसके अनुसार ले लेते हैं। ये हमारा दिया है NH3 अमोनिया, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारा क्या होता है, हमारा H2O जो कि हमारे लिक्विड अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों क्रिया करके क्या बनाता है भाई, ये दोनों क्रिया करता है तो ये H+ होता है और ये क्या होता है हमारा OH- होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये इसके पास लोन पैराप्लेक्टान होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो क्या बनता है हमारा, NH4 हो जाता है और ये हमको OH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इस पर हम क्या करते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगा देते हैं। द्रव्य क्रियानुपाती अगर हम क्या करते हैं, इसमें नियम लगाते हैं तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार हम क्या लिखते हैं इसको, K बराबर ये हो जाएगा आपका NH3
ये हो गया हमारा NH3 हो गया, और ये क्या होता है हमारा H2O। तो लेकिन इसको हम लोग क्या क्या करना है हमको, ये तो नीचे में लिखाएगा, ऊपर में कौन लिखाता है हमारा, ये हो जाता है आपका NH4 और ये हो जाएगा आपका OH। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर दिए, इसको NH4 कर दिए और ये हमारा OH हो गया। नीचे में क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा NH3 और ये हमारा क्या बचा है आपका जो है आपका, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं जो है H2O। क्या बचा है हमारा H2O, ये हमारा गैस है, ये हमारा क्या होता है इसको भी। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, बात करें अगर हम, तो यहाँ पर ये जो H2 होता है इसकी मात्रा क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो H2 का मान है उसको क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट में मान लिया जाता है, स्थिर क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, K हो गया और ये हो गया H2O। अब जो भी अभिक्रिया की दर निर्भर करेगा किस पर करेगा हमारा, NH4OH पर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा NH3 पर क्या करता है, अभिक्रिया की दर निर्भर करता है। तो यदि हमारा पानी की मात्रा किसी अभिक्रिया में क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी मात्रा को क्या मान लिया जाता है आपका, इस प्रकार से स्थिर मान लिया जाता है। तो ये हमारे दो रूल्स हैं और इन दोनों रूल्स के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला रूल्स तो ये कहता है यदि किसी अभिक्रिया में ठोस और द्रव अवस्था में कोई अभिकारक दिया गया है तो उस नियम के अनुसार या चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनकी जो क्या होती है मान है उसको स्थिर मान लिया जाता है, इकाई में मान लिया जाता है। और जो भी साम्य स्थिरांक K होता है उसका जो मान होता है वो गैसीय अवस्था पर निर्भर करता है। दूसरा ये बोल रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में शुद्ध द्रव अर्थात पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उस पानी के बहुत ज़्यादा मात्रा को स्थिर मान लिया जाता है और फिर जो है बाकी जो बच जाता है उस पर अभिक्रिया की जो दर है वो क्या करता है आपका, या अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से आप जो इसमें देखे हैं साम्य स्थिरांकों के व्यंजक को व्यक्त करने की जो परिपाटी हैं वो हम दो जो हमारे रूल्स हैं उनके अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है आपका सेकंड जो हमारा टॉपिक दिया गया है, वो सेकंड टॉपिक क्या दिया है हमारा यहाँ पर, ये दिया है आपका साम्य स्थिरांकों की इकाई। क्या देखना है हमको, साम्य स्थिरांकों की इकाई इसमें हमको देखना है। तो साम्य स्थिरांकों की इकाई की अगर हम बात करें तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है चर्चा करते हैं किस पर भाई, हमारा साम्य स्थिरांकों की इकाई देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साम्य स्थिरांकों की इकाई, स्थिरांकों की हमको क्या देखना है, इकाई देखना है। तो साम्य स्थिरांकों की जो इकाई है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दिया है साम्य स्थिरांकों की इकाई में अगर देखें तो साम्य स्थिरांकों की इकाई में जो Kc का जो इकाई होता है, Kc जो है सांद्रता के आधार पर इकाई देखेंगे तो मोल पर लीटर से क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, साम्य स्थिरांकों की इकाई में है ना, साम्य स्थिरांक है ना Kc के लिए, किसके लिए, Kc के लिए, Kc के लिए, किसके लिए, हमारे साम्य स्थिरांक जो क्या होता है Kc के लिए आपका जो इकाई होता है, Kc के लिए जो क्या होता है इकाई होता है वो क्या होता है हमारा मोल आपका क्या होता है पर लीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या मोल पर लीटर कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं ये कितना होता है हमारा, मोल पर लीटर को प्रदर्शित करता है। कौन, अगर हम लोग Kc की बात करें सांद्रता के आधार पर बात करें तो इनका जो इकाई क्या होता है हमारा, ये होता है मोल पर लीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन, Kc की स्थिति में। यदि यहाँ पर क्या हो, Kp की स्थिति में हो, है ना, Kp के लिए अगर हम बात करें साम्य स्थिरांक जो हमारा क्या होता है Kp के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो इकाई होता है ये क्या होता है हमारा ATM में होता है। किस में होता है हमारा, ये ATM में क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा ATM में दर्शाया जाता है ना। दाब के लिए अगर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ATM में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से साम्य स्थिरांकों की जो इकाई है उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। तो साम्य स्थिरांकों की जो इकाई यहाँ पर दिया गया है वो हमारा पहले किसके लिए दिया है, अगर Kc के लिए करते हैं तो इसको मोल पर लीटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वो सांद्रता के आधार पर है। और यदि वो दाब के आधार पर हो तो इसको ATM पर
है ना, पर एटीएम के आधार पर इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ दी गई है और उस परिस्थितियों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ बता सकते हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ दी गई है भाई, यहाँ पर मैं चाहेंगे तो परिस्थितियाँ लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। परिस्थितियाँ के अनुसार कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। पहला ये दिया है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो मोल है या दोनों की जो मोल की संख्या है, दोनों की जो मात्रा है, दोनों की जो सांद्रता है, यदि क्या होता है, समान होता है, तो वहाँ पर न तो अभिकारक के लिए और न ही उत्पाद के लिए क्या किया जाता है, आपका जो है बोल सकते हैं इकाई की गणना किया जाता है। मतलब जहाँ पर क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होता है, हमारा बराबर होता है, या दोनों के मोलों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो उस स्थिति में उस जो है अभिक्रिया के लिए या उस अभिकारक या उत्पाद के लिए जो है आपका इकाई की गणना नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो लिख सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या यदि क्या है, हमारा बराबर है, तो उसमें साम्य स्थिरांकों के लिए जो है आपका इकाई की गणना नहीं की जाती है। तो उसमें साम्य स्थिरांकों या साम्य स्थिरांक के लिए इकाई की गणना नहीं की जाती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और जो उत्पाद है उन दोनों की अगर क्या है, अगर मोल की संख्या या सांद्रता अगर क्या है, बराबर है, उस स्थिति में जो भी साम्य स्थिरांक की जो इकाई है या साम्य स्थिरांकों की जो इकाई है उनकी गणना नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है H2 प्लस क्या दिया है, हमारा I2, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनाता है, हमारा 2HI का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन मिल करके 2 मोल क्या बना रहा है, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। मतलब आपका अभिकारक पक्ष में भी कितना मोल है, 2 मोल है, और उत्पाद पक्ष में भी क्या है, हमारा 2 मोल है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो क्या होता है, आपका जो बोल सकते हैं साम्य स्थिरांक जो होता है K जो होता है, इसके लिए इकाई की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की मोल की संख्या क्या है, अगर इक्वल है, तो उस स्थिति में जो भी साम्य स्थिरांक K होता है उसके लिए आपका इकाई की गणना नहीं की जा सकती है। ना तो हम उसको मोल पर लीटर बोल सकते हैं और न ही उसको एटीएम पर एटीएम बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका क्या होता है, कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, किसका, साम्य स्थिरांक का। लेकिन अगर हम दूसरा की बात करें, यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या अगर बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है इकाई की गणना कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या समान नहीं है, तो है ना, तो साम्य स्थिरांक के लिए इकाई की गणना की जा सकती है। तो साम्य स्थिरांक के लिए इकाई की गणना की जाती
है। तो इस तरीक़ा से हम इकाई की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं यदि दोनों पक्षों में मोलों की संख्या समान नहीं है। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं भाई। उदाहरण से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है और उदाहरण में क्या दिया है, जैसे हमारा ये दिया है हमारा ए और ये हमारा ए हो गया। ये जो ए होता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा बी होता है इक्वल टू सी और सी और एक हमारा डी और क्या दिया है हमारा डी। एक हमारा ऐसा भी क्रिया दिया गया है जिसमें मोलों की संख्या समान नहीं है। तो यदि यहाँ पर क्या लगाते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या करते हैं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द्रव्य क्रियानुपाती नियम से तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा के होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाता है हमारा सी का जो है घात में सी हो जाता है और ये हमारा डी की सांद्रता का घात में क्या हो जाता है, डी हो जाता है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, ए का घात में कितना हो जाता है, ए हो जाता है और बी की घात में कितना हो जाता है आपका, बी हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, के बराबर सी डी जो कि सांद्रता कोष्टक में लिखना मतलब सांद्रता को शो करता है। तो ये सी की सांद्रता घात में सी और डी की सांद्रता घात में डी, ए की सांद्रता घात में और बी की सांद्रता घात में बी के रूप में लिखा जाता है। ए बी उसके मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि सांद्रता जो होता है आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं सांद्रता पहले भी बता चुका हूँ। सांद्रता क्या होता है, तो पर लीटर मोलों की संख्या, 1 लीटर जो भी विलयन होता है उसमें उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर लीटर उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम लोग मोल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, मोल पर लीटर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को आगे आप क्या कर सकते हैं, बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सी है, यहाँ पर सी जो होता है वो सांद्रता को शो करता है। जितना सी डी ए बी ये सब सांद्रता को शो कर रहा है और सांद्रता को कैसे दर्शाते हैं, मोल पर लीटर से समझाते हैं। तो इसी चीज़ को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, के यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाता है आपका मोल पर लीटर हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, अगर हम देखें तो मोल पर लीटर नीचे के लिए भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर क्या कर सकते हैं, ऊपर के लिए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाता है हमारा, मोल क्या हो जाता है पर लीटर। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या होता है हमारा, अगर हम देखते हैं, अगर इसको आगे हम लोग इस प्रकार से लिखें, ये कितना हो जाएगा, के बराबर सी को हम लोग क्या लिखेंगे, मोल, ये पर लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दो आपका मोल पर लीटर और ये हमारा घात में क्या चला गया हमारा भाई, ये चला गया सी। इसी प्रकार हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से लिख देते हैं मोल पर लीटर और ये हमारा घात में डी हो जाता है। सेम हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर और घात में कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है ए, ये हो गया ए और ये कितना हो जाता है हमारा, मोल पर लीटर घात में कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका बी। अब यहाँ पर क्या होता है, सब देखो मोल मोल है, तो इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, के बराबर एक कॉमन ले लेते हैं और ये कितना हो जाता है आपका, मोल क्या हो जाता है, पर लीटर को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और प्लस में अच्छा सी और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये हो जाता है आपका सी प्लस क्या हो जाता है डी और यहाँ पर माइनस करके हम लोग क्या कर देते हैं, ये हो जाता है आपका a प्लस बी को प्रदर्शित करते हैं। तो अंततः हमको जो है k बराबर क्या हो जाता है आपका, मोल पर लीटर के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये जो मान होता है उसको हम लोग डेल एन के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अंततः यहाँ पर जो k का जो मान होता है वो किस में प्राप्त होता है आपका, मोल पर लीटर में क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीक़े से इसको हम लोग बताते हैं भाई। अब यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसी को अगर हम किसके लिए निकालें, अगर गैस के लिए निकालें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एटीएम आपका क्या होता है, पर एटीएम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। किसके लिए हमारा, तो ये आप कर सकते हैं कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और जो उत्पाद होता है उनकी जो सांद्रता होता है यदि समान नहीं होता है तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। अलग अलग के लिए देखा जाएगा तो अलग अलग प्रकार से भी गणना कर सकते हैं। जैसे इसी में हम क्या कर सकते हैं, एक और उदाहरण देखना चाहेंगे तो दूसरा उदाहरण को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है, उदाहरण नंबर 2 में वो क्या दिया है हमारा, ये दिया है N2 + 3H2
इक्वल टू यहाँ पर बनता है हमारा 2NH3। ये हमारा एक हैबर विधि है जो हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है हमारा, ये बनाता है आपका अमोनिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया का निर्माण करता है। तो इसको आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें क्या लगाते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं। द्रव्य क्रियानुपाती नियम अगर हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उस स्थिति में ये कितना हो जाता है हमारा, K हो जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका NH3, मात्रा कितना दिया है, 2 दिया है, तो घात में हम लोग 2 लगा देते हैं। नीचे क्या दिया है हमारा N2, घात में कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है आपका H2, घात में कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इस स्थिति में इसका अगर हम मान रखें तो ये कितना हो जाता है हमारा, मोल हो गया, पर लीटर हो गया, पर लीटर, और घात में कितना दिया गया है हमारा, 2 दिया गया है। पहले जैसा इसको आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका, मोल पर लीटर, घात में कितना दिया है हमारा, 2 दिया है, डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन में कितना होगा हमारा, मोल पर लीटर होगा, ये हमारा सांद्रता के आधार पर हो गया। और हाइड्रोजन का कितना दिया है हमारा, ये हमारा होगा मोल पर लीटर, लेकिन घात में कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि इसका घात कितना दिया है हमारा, 3 में दिया गया है। अब इस स्थिति में क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 और एक टोटल 4 है, और ऊपर कितना है हमारा, 2 बार है। तो इसमें से क्या हो जाता है, एक ये एक कट गया और एक इसमें से कट गया, तो ऊपर का 2 नीचे के 2 से कट जाता है। तो यहाँ पर K बराबर कितना मिलता है भाई, ऊपर में कितना बचा है हमारा, 1 बचा है, क्योंकि ऊपर क्या हो गया हमारा, कट गया, तो 1 बचा। और यहाँ पर क्या बचा है आपका, मोल, ये बचा है मोल, और पर लीटर का जो हमारा क्या दिया है हमारा, पर लीटर की अगर हम बात करें तो ये हमारा घात में कितना बचा है हमारा, 2 क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। जब उसको हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका मोल, है ना। यहाँ पर क्या होता है आपका जो 2, और लीटर में भी क्या हो जाता है आपको, 2 क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको इसके लिए जो साम्य स्थिरांक होता है उसके लिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से इकाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या होता है आपका, इकाई मिलता है। तो इस तरीक़ा से आपका गणना जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो क्लास है इसको फ़िलहाल यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे जो क्लास है उसमें हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं।